हेलो। इस वीडियो के अंदर हम ऑर्डर 15 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को समझेंगे। ये जो ऑर्डर है ये बात करता है डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग, कि जो सूट है उसका डिस्पोजल हो जाएगा, मतलब वो सूट खत्म हो जाएगा पहली हियरिंग के ऊपर ही। लेकिन ऐसा कब होगा? जब कोर्ट को ऐसा लगेगा, जब कोर्ट उनका ओरल एग्जामिनेशन कर लेगी पार्टीज का एज पर ऑर्डर 10 और फिर इश्यूज को फ्रेम कर लेगी, और जब वो इश्यूज फ्रेम कर लेगी उसको ऐसा लगेगा कि इन दोनों पार्टीज के बीच में कोई इश्यूज इन फैक्ट या इश्यूज इन लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करते, और कोई इश्यूज इन फैक्ट या लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उस केस को जिसके अंदर ऐसा होगा उसको कोर्ट जो है फर्स्ट हियरिंग के ऊपर ही डिस्पोज ऑफ कर देगा। कोर्ट उस सूट को खत्म कर देगा। अब मान लीजिए कि एक सूट के अंदर एक से ज्यादा डिफेंडेंट थे। अब एक डिफेंडेंट जो है, उन डिफेंडेंट में से जो फैक्ट्स प्लेंटिफ ने बोले उनको एडमिट कर लेता है डिफेंडेंट जो है, तो कोर्ट जो है क्या करेगा कि सिर्फ उसके पार्ट को उस जहां, या फिर उसको एडमिट नहीं करता, या फिर उसको ऐसा लगता है कि इन दोनों पार्टीज के बीच में, मतलब एक पार्टी जो है इतने सारे डिफेंडेंट में से, उनमें से एक और जो प्लेंटिफ है उनके बीच में कोई फैक्ट इन इशू या फैक्ट इन लॉ है ही नहीं, तो कोर्ट क्या करेगा, सिर्फ उस पार्टी के लिए जो है जजमेंट पास कर देगा या उस केस को डिस्पोज ऑफ कर देगा, और जो बाकी पार्टीज के अगेंस्ट केस जो चल रहा है वो जैसे नॉर्मल प्रोसीडिंग्स है वैसे ही चलता रहेगा। सिर्फ उस पार्टी के अगेंस्ट जो है जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगा और उसकी जो डिक्री आगे बन जाएगी। अब मान लीजिए कि जो सम्मन्स होते हैं, सम्मन बेसिकली दो पर्पस के लिए इशू होते हैं, या तो वो फाइनल डिस्पोजल के लिए इशू होते हैं या फिर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए होते हैं। अब मान लीजिए कि सम्मन जो थे वो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए बनाए गए, भेजे गए थे डिफेंडेंट को, और जब कोर्ट के अंदर वो डिफेंडेंट आता है, ना तो उसका प्लीडर या डिफेंडेंट इस बात का डिफेंस लेता है, कब अगर कोर्ट जो है उस सम्मन के बेसिस पे जो कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए भेजे गए थे, उसी सम्मन के बेसिस पे जो है इस सूट का जो है फाइनल डिस्पोजल कर देता है। और अगर ये लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते डिफेंडेंट का प्लीडर या डिफेंडेंट, तो उसको मान लिया जाएगा। अदरवाइज अगर जो सम्मन फॉर फाइनल डिस्पोजल भेजे गए हैं उसके ऊपर वो आते हैं, तो कोर्ट जो है फाइनल डिस्पोजल कर सकता है। और जब फाइनल डिस्पोजल का टाइम होता है, जो फाइनल डिस्पोजल के लिए सम्मन्स होते हैं, तो कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को बोलता है कि आपको अपने सारे फाइनल विटनेसेस या जो भी सारे आपको डॉक्यूमेंट्स है वो कोर्ट के अंदर लेके आने हैं। अगर वो ऐसा करने में फेलियर हो जाता है तो कोर्ट एक हियरिंग और दे सकता है, एक चांस और दे सकता है डिफेंडेंट को अपने जो विटनेसेस है या अपने डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस करने के लिए। अब एक बार हम रीड कर लेते हैं कि क्या लिखा है इसके अंदर। पार्टीज नॉट एट इश्यूज where at the first hearing of the suit it appears that the parties are not at issue on any question of law or fact, the court may at once pronounce the judgment। कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि पार्टीज के बीच में जो है ना क्वेश्चन ऑफ लॉ है का इशू है ना फिर फैक्ट का इशू है, तो कोर्ट जो है फर्स्ट हियरिंग के ऊपर ही जो है जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है। One of several defendants not at issue where there are more defendants than one, and one of the defendant is not in issue with the plaintiff on any question of law, कि उनमें से एक डिफेंडेंट जो है किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर इशू में नहीं है, तो is not with the court may at once pronounce judgment for against such defendant and the suit shall proceed only against the other defendant। तो उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा, और बाकी जो डिफेंडेंट है उनके अगेंस्ट जो है केस वैसे ही प्रोसीड करता रहेगा। Wherever a judgment is pronounced under this rule, a decree shall be drawn up in accordance with such judgment, and the decree shall bear the date on which the judgment was pronounced। कि उसकी इसी बेसिस पे अब डिक्री बन जाएगी और डिक्री के ऊपर डेट लिख दी जाएगी कब जजमेंट जो है प्रोनाउंस हुआ था। फिर थर्ड आता है कि पार्टीज टू द सूट, रूल 3 कहता है वेयर द पार्टीज आर एट इशू ऑफ सम क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट एंड इशू हैव बीन फ्रेम्ड बाय द कोर्ट एज हियर इन बिफोर, provided if the court is satisfied that no further argument or evidence then the parties can at once adduce is required upon such of the issues as may be sufficient for the decision of the suit। कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो इश्यूज फ्रेम हो गए हैं अब इसके अंदर कोई और एविडेंस या फिर कोई और आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है, एंड दैट नो इनजस्टिस विल रिजल्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग विद द सूट फॉरविथ। और अगर कोर्ट जो है फाइनल डिस्पोजल करता है या फिर इसके साथ करता है ऐसा, तो जो है इनजस्टिस नहीं होगी किसी भी पार्टी के साथ। The court may proceed to determine such issues and the findings thereon is sufficient for the decision may pronounce judgment accordingly।
whether the summon has been issued for the settlement of issue only or for the final disposal of the suit। चाहे वो जो summons गए थे वो final settlement के लिए गए थे या फिर settlement of issues के लिए गए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Provided, लेकिन where the summons has been issued for the settlement of issues only, the parties or their pleader are present and none of them objects। अगर पार्टी जो है वो डिफेंड नहीं करती या फिर उसके प्लीडर डिफेंड नहीं करते, कब? अगर सिर्फ सम्मन उनको सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए हो रहे थे और कोर्ट में आके केस का जो है फाइनल डिस्पोजल हो रहा है, और अगर उन्होंने कोई डिफेंस नहीं लिया, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो कोर्ट ऐसा कर सकता है, उसको फाइनल डिस्पोजल कर सकता है। Where the finding is not sufficient for the decision, the court shall postpone further hearing of the suit। और कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये फाइनल डिस्पोजल लायक नहीं है अभी केस, तो कोर्ट जो है वो नेक्स्ट हियरिंग के अंदर ट्रांसफर कर सकता है उसको। एंड shall fix a day for production of such further evidence or for such further argument as the case require। और फिर केस के अंदर वो और बता सकता है कि आप और डॉक्यूमेंट्स या और चीज़ें और आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो। फेलियर टू प्रोड्यूस एविडेंस वेयर द सम्मन्स हैज बीन इशूड फॉर द फाइनल डिस्पोजल, कि अगर डिफेंडेंट को फाइनल डिस्पोजल के लिए सम्मन्स इशू हुए थे और वो वहां पे एंड आइदर पार्टी फेल विदाउट सफिशिएंट कॉस्ट टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑन विच ही रिलाइज, और दोनों में से कोई भी पार्टीज अपने एविडेंसेस को लाना में फेल हो गया जिसके ऊपर वो रिलाई कर रहा था, without sufficient cause to produce the evidence on which he relies, the court may at once pronounce the judgment or may, if it thinks fit, after framing and recording issues, adjourn the suit for the production of such evidence as may be necessary for a decision upon such issues। कि कोर्ट को जैसा ठीक लगता है वो वैसे करेगी। अगर कोर्ट को ये लगता है कि मुझे जजमेंट पास कर देना चाहिए तो कोर्ट जजमेंट भी पास कर देगी, और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि मुझे और एक चांस देना चाहिए उनको अपने एविडेंसेस प्रोड्यूस करने के लिए, तो कोर्ट ऐसा भी कर सकता है। तो ये बेसिकली हमारा ऑर्डर 15 है कि फाइनल डिस्पोजल हो जाएगा सूट का फर्स्ट हियरिंग के ऊपर ही, किस कंडीशन के अंदर, वो हमें इस ऑर्डर के अंदर बता दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा हमारा ऑर्डर का कवर हो गया इस वीडियो के अंदर।